ये कहानी हमें ले जाती है आज से 20,000 साल पहले के दौर में, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में बंटे थे। कहानी में हमें पुराने जमाने के यूरोपीय लोगों को दिखाया जाता है जो कबीले में रहते हुए एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। यहाँ हमें इसी कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम था एर्गन। कुछ महीने बाद ठंड का मौसम आने वाला था, इसलिए वो सब सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार पर आए हैं और उनके सामने बहुत बड़ी भैंसों का झुंड होता है। सभी लोग रेंगते हुए भैंसों के झुंड के पास पहुंचते हैं। एर्गन जो कबीले का सरदार होता है वो सही मौका देखते ही अटैक करने का इशारा कर देता है। ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। शिकारियों से बचने के लिए भैंसें उल्टी तरफ भागना शुरू कर देती हैं, जिनमें से एक एक करके कई सारी भैंसें खाई में गिर जाती हैं, लेकिन उनमें से एक भैंसा बच गया था और वो जंगली भैंसा गुस्से में एर्गन के बेटे नोयान की तरफ भागता है। नोयान पहली बार शिकार पर आया था और उसे शिकार से बचने के तरीके मालूम नहीं थे। एर्गन अपने बेटे को रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है और नोयान उससे भागना शुरू कर देता है। वो जंगली भैंसा तेजी से नोयान की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने सींग में उठा लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। एर्गन जो उस कबीले का सरदार है वो देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे पर भाला फेंकता है। भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन घायल होने के बाद भी वो नोयान को नहीं छोड़ता और नोयान को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि एक हफ्ता पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीले के लोग शिकार की तैयारी कर रहे हैं। वो पत्थरों से अलग अलग तरह के नुकीले हथियार बना रहे थे। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, बल्कि नए लोगों को शिकार में हिस्सा लेने के लिए इस तरह के पत्थर बनाने पड़ते थे। जो सबसे तेज और नुकीला हथियार बनाएगा उसे शिकार के लिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में एर्गन का बेटा नोयान भी पास हो जाता है। उसी रात को नोयान की माँ एर्गन से कहती है, नोयान को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, वो अभी बच्चा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। एर्गन कहता है, सर्दियां आने वाली हैं और साल के इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सर्दियों में भूख से मर जाएंगे और नोयान को खुद को साबित करना होगा कि वो मेरा बेटा है। अगली सुबह सभी कबीले वाले शिकार के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन नोयान की माँ नोयान के लिए बेचैन हो रही थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। लेकिन एर्गन उसे तसल्ली देता है, तुम परेशान मत हो, नोयान को कुछ नहीं होगा। और वे सब शिकार पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो उन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो सब एक पत्थर के ढांचे तक पहुंचते हैं जो कभी उनके पूर्वजों ने बनाया था। ये सफर बहुत खतरनाक होता है। इस सफर में उनके कई पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए उन्होंने पूर्वजों की याद में यह पत्थर का ढांचा बनाया होता है। आगे चलने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है जिसे वो भाले से घायल कर देते हैं। एर्गन अपने बेटे नोयान से कहता है कि तुम इसे मारोगे, लेकिन नोयान ने पहले कभी शिकार नहीं किया था। वो इसे देखकर घबरा जाता है और नोयान उसकी जान नहीं लेता, इसलिए एर्गन उसके हाथ से पत्थर का खंजर छीनकर जंगली सुअर को मार देता है। और उसके बाद एर्गन अपने बेटे से कहता है, तुम इतने कायर निकलोगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ सिर्फ ताकतवर जिंदा रह सकते हैं, यही जंगल का कानून है। रात के अंधेरे में जब ये सब अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे एर्गन सभी को होशियार रहने को कहता है। तभी वहाँ अचानक एक शेर आता है और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह वो उस लड़के की याद में एक छोटी सी समाधि बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन कई मीलों का सफर तय करने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। पूरा दिन चलने के बाद रात को ये सब एक गुफा में रहने का फैसला करते हैं, जहाँ एर्गन अपने बेटे नोयान के हाथ में तारों के कुछ टैटू बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तक उनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है, यानी अगर कोई शिकार के दौरान भटक जाए तो वो इस नक्शे का सहारा लेते हुए अपने घर वापस पहुंच सकता है। सुबह होने के बाद एक बार फिर से ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं और यहाँ वो सीन आता है जब एक जंगली भैंसे ने नोयान को पहाड़ी से उछाल दिया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां दिखाया जाता है कि जब नोयान को चट्टान से उछाला गया तो वो नीचे जा गिरा, लेकिन वो चट्टानों के बीच एक पत्थर को पकड़कर लटक जाता है। एर्गन जल्दी से वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे से कहता है, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर नोयान लटका हुआ होता है। नोयान चट्टानों से टकराता हुआ नीचे गिरता है और चट्टानों के बीच में बने हुए एक छोटे से रास्ते में जा गिरता है। एर्गन अपने बेटे को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके कबीले वाले लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं, अब यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की हिफाजत करो और हमें वापस घर ले चलो। लेकिन एर्गन किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं था। वो पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं आता तो उसके तमाम साथी नोयान की याद में वहां एक छोटा सा पत्थर का समाधि
समाधि बना लेते हैं और अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद नुयान के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और चोंच मारना शुरू कर देता है, मगर उससे पहले कि वो उसे खाता नुयान की आंख खुल जाती है। वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है और उसके बाद वो अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इससे पता चल जाता है कि सभी यहाँ से चले गए और अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो हार नहीं मानता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाता। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और शायद किस्मत उसे जीने का एक दूसरा मौका देना चाहती है। कुछ ही देर बाद वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से नीचे खाई धीरे धीरे नदी में बदलने लगती है। उसे समझ आ जाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे नीचे खाई में कूदना होगा। और जब नुयान को अंदाजा होता है कि पानी अब गहरा हो गया है, अगर वो छलांग लगा दे तो उसे कोई चोट नहीं आएगी। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी में गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को दूसरी जगह में पाता है। ऊंचाई से कूदने पर वो बच तो गया था, लेकिन उसके पैर की हड्डी मुड़ गई थी। फिर वो अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है, जिससे वो चलने के काबिल हो जाता है और फिर वो उस चट्टान के ऊपर पहुंचता है जहां से वो गिरा था। लेकिन वहां पहुंचकर जब वो देखता है कि उनके लोगों ने उसकी समाधि बना दी, जिससे वो रोने लगता है, वो समझ जाता है कि उसके पिता एर्गन और कबीले वालों ने ये यकीन कर लिया था कि नुयान मर चुका है। तभी अचानक उसे आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और खतरे से बचने के लिए नुयान पेड़ पर चढ़ जाता है, जहां वो पूरी रात एक सूखे पेड़ के ऊपर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने जाता है तो वो भेड़ियों की एक झुंड को देखता है और वो भेड़िए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। नुयान वापस पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है। नुयान चाकू से उस भेड़िए पे वार करता है, जिससे वो भेड़िया जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और नुयान जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। सारी रात भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो सब भेड़िए जा चुके होते हैं। सिर्फ वही जख्मी भेड़िया वहां पर मौजूद होता है जिसे कल उसने चाकू से मारा था। नुयान सबसे पहले अपने चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और भेड़िए को मारने जाता है, लेकिन जख्मी भेड़िए को मारते वक्त उसे रहम आ जाता है और वो उसे मारने का इरादा बदल देता है। इसके बाद वो पहले उसके मुंह को पट्टी से बांध लेता है और फिर उसे उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहां वो अपने कबीले के साथ एक रात ठहरा था। अगली सुबह उठकर वह जड़ी बूटी ढूंढने निकल पड़ता है और फिर उन जड़ी बूटियों को पीस कर अपने पैर पर लगाता है। इसी बीच जब वह पानी पी रहा होता है तो वह देखता है कि भेड़िया अपने मुंह पर बंधी रस्सी को खोल चुका है। ये देखकर पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर नुयान आराम से उसे पानी देने जाता है। भेड़िया उसे अपने पास आता देखकर डर जाता है, लेकिन नुयान कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। जिसके बाद भेड़िया पानी पी लेता है। अब भेड़िए को भी समझ आ जाता है कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। नुयान ने जो जड़ी बूटी अपने पैर के लिए तैयार की थी वह अब भेड़िए के जख्म पर लगा देता है और उसी वक्त नुयान वह कीड़े भी उसे देता है जो वह खुद खाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। शाम होने से पहले नुयान एक खरगोश का शिकार कर लेता है, क्योंकि उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। रात को बड़ी मुश्किल से वह आग जलाकर उस खरगोश को पका लेता है और उसमें से कुछ हिस्सा भेड़िए को भी दे देता है। ये दोनों बुरी तरह से घायल होते हैं, इसीलिए कुछ दिनों तक उसी गुफा में रहते हैं। एक रात नुयान अपने हाथ के टैटूज को देखता है जो उसके पिता एर्गन ने बनाए थे और उन सितारों को आसमान में देखता है। वह कहता है, मुझे घर जाना होगा अपने माँ बाप से मिलने। और नुयान भेड़िए से कहता है कि तुम्हें भी अपने झुंड की तरफ लौटना चाहिए। अगली सुबह वह सफर के लिए तैयार हो जाता है। वह भेड़िए से कहता है, तुम भी अपने घर चले जाओ उससे पहले कि बर्फ पड़ने लगे, और वह वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वह देखता है कि भेड़िया, जिसका नाम उसने अल्फा रखा है, वह उसके पीछे पीछे चलता आ रहा है। काफी दूर जाने के बाद भी वह भेड़िया उसका पीछा करता है। नुयान कई बार अल्फा को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ता। असल में भेड़िए को नुयान के साथ लगाव हो चुका था, क्योंकि नुयान ने उसकी जान बचाई। उसी वक्त अल्फा एक स्वर देखता है। वह उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। नुयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है। उसे वह खाना दे देता है जो खुद के लिए जमा किया था। ये पहली बार था कि अल्फा ने नुयान के हाथों से खाना खाया। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नुयान का मुंह चाट कर उसे जगाता है और जैसे ही वह उठता है तो अल्फा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वह उसे जबरदस्ती दरिया में फेंक देता है। ये दोनों दरिया में नहाते हैं। यहाँ अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। उसके बाद नुयान वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तब अल्फा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का परिवार है। नुयान समझ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, और भेड़िया उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नुयान फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब ठंड बढ़ चुकी होती है, चारों तरफ बर्फ बरस रही होती है और नुयान उसी बर्फ में आगे बढ़ता है। तभी दूर से वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिसमें अल्फा भी शामिल होता है। अल्फा को उसके साथी शिकार नहीं खाने देते हैं। नुयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते वक्त अचानक बर्फ टूट जाती है और नुयान उसमें गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील होती है। अल्फा को जब पता चलता है तो वह
उसकी तरफ दौड़कर भागता है। वह उस बर्फ को कूदकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत काफी मोटी होती है, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं टूट पाती। पानी के अंदर नुयान की सांसें फूलने लगी थीं। फिर वो जैसे तैसे करके अपना चाकू निकालकर बर्फ की परत को तोड़ लेता है और पानी से ऊपर निकल आता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। नुयान ठंड से बचने के लिए जल्दी से आग जला देता है और अपने कपड़े उतार कर शरीर को गर्म करता है। फिर अगली सुबह अल्फा को साथ लिए नुयान अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा सा आगे चलकर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन जब करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद नुयान उस आदमी के टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी जरूरत का नहीं मिलता। जिसके बाद नुयान उस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि उनके पीछे लगड़बग्घे उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वो लगड़बग्घों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो उनसे भी खतरनाक जानवर के घर में घुस गए थे। दरअसल यह गुफा एक ब्लैक पैंथर की होती है। तभी ब्लैक पैंथर नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो नुयान तक पहुंचे, अल्फा उस पर हमला कर देता है। जब वह दोनों लड़ रहे होते हैं तो इस बीच नुयान अल्फा को कमजोर देखकर ब्लैक पैंथर को तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। अल्फा बच तो गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर से लड़ते लड़ते कई सारी चोटें आई थीं। इसके बाद नुयान अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कभी न छोड़ने का वादा करता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं। कई मील सफर करने के बाद आखिरकार नुयान को वो समाधि मिल जाती है जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अब तक सही रास्ते पर चल रहा था। अब वो अपने कबीले से ज्यादा दूर नहीं, जल्द ही वो अपने कबीले के पास पहुंच जाएगा। तो अब फिर से सफर जारी रखता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फा गिर जाता है। कमजोरी और जख्मों की वजह से वो अब चलने के काबिल नहीं था। नुयान बिना टाइम जाया किए अल्फा को अपनी गोद में उठाकर कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। बर्फीला तूफान बहुत तेज था और कई हफ्तों से नुयान सफर कर रहा था, इसीलिए अब उसे आगे सफर करने में बहुत मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आहिस्ता आहिस्ता कबीले की तरफ बढ़ता है। एक जगह पहुंचने के बाद उसे दूर से अपना कबीला दिखाई देने लगता है। इस दौरान उसके पिता को भी पता चल जाता है कि दूर से कोई आ रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने कबीले तक पहुंच जाता है और वहीं पर गिर जाता है। नुयान को देखकर उसके माता पिता दौड़ कर आते हैं। उसे देखकर उन दोनों को यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। वो दोनों मान चुके थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन अब उसे जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नुयान अपने पिता से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए। यह कहकर नुयान बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है। उसके माता पिता और कबीले के लोग चारों तरफ बैठे हुए होते हैं और अल्फा भी उसके पास में ही लेटा हुआ था। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि अल्फा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। ये देखकर नुयान चौंक जाता है। यानी अल्फा एक भेड़िया थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद अल्फा ने सफर पर नुयान का एक एक कदम पर साथ दिया। ये देखकर नुयान उसे अपने गले लगाता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीतने के बाद अल्फा के बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत होती है। यहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दी है। आखिर में यह दिखाया जाता है कि नुयान कई मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार घर पहुंच गया और अब अल्फा और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।